Yes. उनसे 90 है ना? हाँ 90 तो पहला पैराग्राफ जिस तरह स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, बंध होना रुकता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। रिकॉर्डिंग में होगी। विवक्षित कर्म मतलब पर्टिकुलर सारे कुछ ऐसे एक एक स्थिति बंधापसरण द्वारा पल्ले के संख्यात विभाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की घट होती है, तब प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है। उसमें विवक्षित प्रकृति का बंध रुक जाता है। उसके पश्चात फिर से संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण द्वारा जब स्थिति बंध दोबारा 700 से 800 सागर जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आता है। इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृति का बंध रुकता है। मतलब वही वाली बात है, 700-800 जब स्थिति बंधापसरण होते हैं तो एक प्रकृति बंधापसरण होता है। 700 से 800 सागर का विषय लेना चाह रहे। देखिए क्या कहते हैं, एक स्थिति बंधापसरण द्वारा पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। मतलब स्थिति बंधापसरण होता है, उसके द्वारा पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण, पल्ले का जो संख्यात्मक भाग है उसके प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। मतलब उतने कर्मों की स्थितियाँ घटती जाती है। ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात, ये जो संख्या तो ऊपर वाले थे, ऐसे 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की घट होती है, तब प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये सब इतनी घट होने पर, 700-800 सागर की घट होने पर एक प्रकृति बंधापसरण आता है, तो वो प्रकृतियाँ बनना रुकती हैं। प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है, उसमें विवक्षित प्रकृति का बंध रुक जाता है। उसमें विवक्षित प्रकृति का बंध रुक जाता है, मतलब कि जो अपेक्षित प्रकृतियां हैं, कुछ पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं, ऐसे प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। वो सब नाम करने की होगी ना? ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कोई पर्टिकुलरली वर्णन नहीं आया है। ये अभी सम्यक दर्शन से पूर्व वाली क्रियाएं चल रही है, इसलिए किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं आया है। सम्यक दर्शन के पश्चात जो होता है उनका तो नाम है, इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि किस कर्म की कौन सी प्रकृति है। फिर कहते उसके पश्चात फिर से संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण द्वारा जब स्थिति बंध दोबारा 700 से 800 सागर जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आता है। मतलब ये सब होते होते फिर से संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण द्वारा, तो ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होते हैं जब स्थिति बंध दोबारा 700 से 800 सागर जितना घट जाता है स्थिति बंध, तब प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आता है। तो ये प्रकृति बंधापसरण कोई बहुत फास्ट होने वाला कार्य नहीं है। 800 के बाद में एक बार आता है। फिर एक बार आएगा, 700 से 800 का एक ऐसा कैलकुलेशन लेते हैं, उसके बाद फिर से प्रकृति बंधापसरण आता है। इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध रुकता है। तो पहले 700-800 में एक टाइप की कर्म प्रकृतियों का बंध होना रुक गया था। दोबारा 700-800 सागर के बाद फिर से एक प्रकृति बंधापसरण आया, उसमें कोई और प्रकार के प्रकृतियों का बंधना
रुक गया है। तो जो पहले थी वो कंटिन्यू रहेगी। हाँ, वो तो कंटिन्यू रहेगी उनका। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 4 लोगों को पहले ही मना कर दिया था कि आप आना नहीं, वो तो नहीं ही आएंगे। नए और 4 लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप भी नहीं आना, बट उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो 700-800 सागर का जब स्थिति बंधापसरण होता है उसके बाद एक प्रकृति बंधापसरण होता है। अच्छा, ये प्रकृति बंधापसरण में कितने टाइप के कर्म बनते होंगे? मोटे मोटे तो हम लोग 8 कर्म कहते हैं, उत्तर भेद में गए तो 148 प्रकृतियाँ कहते हैं, और विस्तार में जाते हैं तो उनकी और अधिक कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। परंतु बहुत गहराई में विचार करें तो अनंत टाइप की कर्म प्रकृतियाँ आ रही है, और वो अनंत टाइप की कर्म प्रकृतियाँ आकर के आत्मा के साथ चिपक रही है, कर्म परमाणु चिपक रहे हैं, बन रहे हैं। सो उनमें से कुछ रुक जाते हैं। तो पंडित जी ऐसा समझे कि कर्म का बंध आत्मा का प्रदेश पर बहुत फास्ट होता है जी, और करने का काम बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो होता है। हाँ। नियमित रूप से जो कर्मों का खिरना है, निर्जरा है, वो तो बराबर हो रही है, बट वो कर्म आत्मा के साथ आए ही न, उनका प्रवेश ही न हो, वो वाली बात यहाँ कहना चाहिए। और उसके लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब जो कह रहे हैं कुछ कर्म प्रकृतियाँ आती ही नहीं है, तो सर न आने के लिए क्या हो या क्या करे? क्या करें? जी, जैसे यहाँ अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं, प्रश्न ऐसा है कि कर्म प्रकृतियाँ आवे ही न, इसके लिए क्या करें? तो कर्म प्रकृतियाँ आवे ही न, इसके लिए विशुद्धि लब्धि है, शोक्षम लब्धि है, देशना लब्धि है। 3 लब्धि पूर्वक जब हम लोग प्रायोग लब्धि में चलेंगे, और प्रायोग लब्धि में भी स्थिति बंधापसरण होगा, उसके बाद प्रकृति बंधापसरण होगा। कुल मिलाकर ये कर्म सिद्धांत की भाषा में कहे तो बहुत अधिक समय उसमें लगेगा, और अध्यात्म की भाषा में कहे तो जितना अधिक भेद ज्ञान करेंगे उतने अधिक मात्रा में ये कर्म प्रकृतियाँ आना रुक जाएगी। ठीक है, फिर कहते इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृति का बंध रुकता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के और कोई कर्म प्रकृतियाँ हैं, उनका बंध रुक जाएगा। इसी प्रकार संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात तीसरी बार प्रकृति बंधापसरण होता है। इसी क्रम से प्रायोग लब्धि में प्रकृति बंधापसरण के कुल 34 स्थान होते हैं। इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृति का बंध रुक जाता है। बंध के रुकने को बंध की विच्छुद्धि भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति बंधापसरण और बंध की विच्छुद्धि दोनों भिन्न बातें हैं। उन दोनों में जो अंतर है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर कहते हैं इस प्रकार संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात तीसरी बार प्रकृति बंधापसरण होता है। मतलब ये होता ही रहता है, 700 से 800 सागर के बाद ये प्रकृति बंधापसरण होता रहता है। ये प्रकृति बंधापसरण होते 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 इसी क्रम में प्रायोग लब्धि में प्रकृति बंधापसरण के कुल 34 स्थान होते हैं। मतलब 34 बार ये प्रकृति बंधापसरण होता है। इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृति का बंध रुक जाता है। ये कौन से 40 है जो आगे चल करके सम्यक दर्शन के समय में गिनाई जाएगी। ठीक है, अभी इसमें ऐसा विचार है कि सम्यक दर्शन होने पर जो 46 कर्म प्रकृतियाँ बनती नहीं हैं, उनका बंध रुक जाता है, ये उसकी पूर्व भूमिका है या पूर्व स्थिति है। सम्यक दर्शन हो तो अब ये जो 40 कर्म प्रकृतियाँ हैं उनका बंध होगा ही नहीं। बंध के रुकने को बंध की विच्छित्ति भी कहते हैं। मतलब कर्म का बंध ही नहीं हो रहा है तो उसको विच्छित्ति भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति बंधापसरण और बंध की विच्छित्ति दोनों भिन्न बातें हैं। मतलब सामान्य रूप से यदि हम कथन करें तो कर्म का बंध नहीं हो रहा है तो फिर कर्म की विच्छित्ति तो हो ही रही है।
फिर भी कहते हैं इच्छिति और प्रकृति बंध अपसरण में फर्क है, भेद है, वो आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इन 34 स्थानों में जिन 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है उन्हें देखते हैं। अभी जो 46 प्रकृतियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। इनमें कुछ स्थानों में एक से अधिक प्रकृति के नाम है, वहाँ इन प्रकृतियों का संयोग रूप बंध रुक जाता है, ऐसा समझना। जैसे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंध रुक जाता है, परंतु सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंध होता है, या बादर प्रत्येक द्विंद्रियादिक के साथ अपर्याप्त का बंध चालू रहता है। इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है। ये प्रकृति यथा संभव अन्य प्रकृति के साथ बाद में भी बनती रहती है। देखिए थोड़ी सी टेक्निकली बातें हैं इसमें। जो 34 स्थान है उसमें 46 प्रकृति का बनना रुक जाता है, और वो 46 प्रकृतियाँ क्या है उनको गिना रहे हैं। कहते हैं इनमें कुछ स्थानों में एक से अधिक प्रकृति के नाम है। इनमें कुछ स्थानों में मतलब जो 34 स्थान है उसमें से कुछ स्थानों में एक से अधिक प्रकृतियों के नाम आते हैं। तो जो 46 प्रकृतियाँ हैं और स्थान है 34, तो कुछ 46 जो है वो 34 में से 2-3 बार रिपीट भी हो सकती है। मोटा मोटा कथन है, ज़्यादा बार भी रिपीट हो सकती है। वहाँ इन प्रकृतियों का संयोग रूप बंध रुक जाता है। संयोग रूप बंध रुक जाता है मतलब नया संयोग नहीं होगा, ऐसा समझना है। जैसे कि सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंध रुक जाता है। सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त क्या है? ये नाम कर्म की प्रकृतियों में आते हैं, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त। तो हम जो कहते हैं साधारण वनस्पति, सूक्ष्म जीव, अपर्याप्त जीव, तो इस प्रकार की कर्म प्रकृति का बंधना रुक जाता है। अपर्याप्त समझते? अपर्याप्त जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, उसके पहले मरण हो जाता है, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त। तो इस टाइप के प्रकृति का संयोग रूप बंध रुक जाता है। परंतु सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंध होता है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त रुक गया, परंतु सूक्ष्म साधारण पर्याप्त तो चालू है। पर्याप्त और अपर्याप्त मतलब ऐसा है कि अपर्याप्त के साथ में सूक्ष्म साधारण नहीं होंगे, पर पर्याप्त के साथ तो सूक्ष्म और साधारण का बंध हो सकता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म साधारण पर्याप्त और अपर्याप्त का क्या फर्क हुआ कि कोई जीव पर्याप्ति पूरी करे, ऐसे तो उसके कर्म का उदय चालू है, परंतु वो सूक्ष्म रहे, वो साधारण रहे, ऐसे भी कर्म का उदय चालू है। और कोई जीव सूक्ष्म रहे, साधारण रहे और पर्याप्ति पूरी कर ना पावे, ऐसे कर्म का बंध उसका रुक गया। और थोड़ा विचार करें तो ये सूक्ष्म साधारण और पर्याप्त का भाव आसन आपको कराऊं तो मोटा मोटा उदाहरण हम लोग पकड़ते हैं। ये होता है ना, अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी करनी रहती है। ठीक है, अब अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी करने के लिए कोई जीव साधारण वनस्पति के रूप में उसका जन्म हुआ। किसी जीव का साधारण वनस्पति के रूप में जन्म हुआ। यदि उसका साधारण वनस्पति के रूप में जन्म होगा तो जैसा हम नाम ही कह रहे हैं साधारण, तो उसका साधारण प्रकृति का उदय चल रहा है। अच्छा, जो साधारण होंगे क्या वे आंखों से दिखाई देंगे क्या? नहीं, तो वो तो सूक्ष्म है ही। साधारण है तो वो सूक्ष्म है ही। तो साधारण सूक्ष्म, और हमने कहा ना कि उसका जन्म हुआ, तो इसका मतलब उसकी पर्याप्ति पूरी हुई। तो साधारण सूक्ष्म और पर्याप्त रूप से उसका प्रकृति का बंध हो रहा है। परंतु
उसी स्थान पर, उसी जगह पर, उसी साधारण रूप से जन्म लेने के लिए किसी जीव ने अपना जीवन प्रवास प्रारंभ किया, जर्नी स्टार्ट की, तो उसे साधारण प्रकृति का उदय, सूक्ष्म प्रकृति का उदय दोनों चल रहे हैं, परंतु तीसरा वाला जो उदय था, पर्याप्त और अपर्याप्त, उसमें से अपर्याप्त का चला तो उसे साधारण, सूक्ष्म और अपर्याप्त तीनों का उदय चला, तो वो कहते हैं ऐसा जो तीन रूप का उदय है वो उदय रुक जाता है, मतलब वो नए प्रकृति का बंध उस जीव को नहीं होगा। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ रहा है कि देखो साधारण और सूक्ष्म तो हो रहे, सो साधारण और सूक्ष्म होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात मतलब हम कह सकते संसार की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं ना। अब साधारण वनस्पति में आपका जन्म हो गया, सूक्ष्म रूप से जन्म हो गया, तो आपको कोई जीव रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो है ही। उससे भी बड़ी बात ये है कि साधारण और सूक्ष्म रूप से जन्म ही ना होना। एक तो आपको कोई जीव रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, परंतु आपको ये अवसर ही नहीं मिला कि आप जन्म को धारण करें, क्योंकि अपर्याप्त जीवों का जन्म होता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम संसार में आपको इतना तो अवसर मिलेगा कि आप जन्म धारण कर सके, भले वो सूक्ष्म और साधारण वाला ही हो तो भी ठीक। तो जो इसमें उन्होंने लिखा ना, कुछ प्रकृतियाँ बार बार आती है, तो वो जैसे सूक्ष्म और साधारण हमने देखा, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के साथ आएगी, बट अपर्याप्त वाला रुक जाएगा, पर्याप्त वाला कार्य चालू रहेगा। फिर कहते हैं जैसे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंध रुक जाता है, परंतु सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंध होता है। या दूसरा उदाहरण अभी, बादर प्रत्येक द्विंद्रियादि के साथ अपर्याप्त का बंध चालू रहता है। इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है। ये एक साथ नहीं बनेगी, धीरे धीरे करके उनका बंधना भी रुक जाता है। ये प्रकृति यथा संभव अन्य प्रकृति के साथ बाद में भी बनती रहती है। अब ये जो है ना बादर और द्विंद्रियादि, ये अपर्याप्त, तो अभी इनमें से कुछ का बंध चालू है और अलग रूप से, जैसे प्रत्येक है, द्विंद्रियादि है, बादर है, तो इनका अपर्याप्त के साथ हो सकता है कुछ समय चल करके रुक जावे, पर पर्याप्त के साथ तो इनका बंध चालू रहेगा। इसलिए कहते हैं ये प्रकृति यथा संभव अन्य प्रकृति के साथ बाद में भी बनती रहती। ये क्या थोड़ा और क्लियर, ये उन्होंने पहले बोला कि सूक्ष्म साधारण पर्याप्त नहीं बनेगी, अपर्याप्त बन सकती है, अपर्याप्त नहीं बनेगी, और दो इंद्रियों का जो सकती है, ये लाइन का क्या मतलब? इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है ना, ये सारी बंधेंगी पर एक साथ नहीं बंधेगी। फिर से बोले, इस लाइन का क्या मीनिंग है? इन प्रकृतियों का एक साथ बंधना रुक जाता है, मतलब एट ए टाइम सब बंद हो जाएगा ऐसा नहीं। तो आप यानी सूक्ष्म अलग बंधेगा, साधारण अलग बंधेगा, पर्याप्त अलग बंधेगा, ऐसा जी, अलग अलग समय अलग अलग एक साथ में नहीं बंधेगा। नहीं, एट ए टाइम सारी प्रकृति का बंद रुक जाए ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 उनका बंद रुक जाएगा। बंद के दो अर्थ, स्टॉप होना और बंधना। तो स्टॉप होने वाली बात कर रहे हैं, एक साथ सबका स्टॉप हो जाए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके वो स्टॉप हो। पहले सकता सूक्ष्म रुक जाए, फिर अपर्याप्त रुक जाए, हाँ ऐसा, क्योंकि वो 700-800 सागर के बाद एक बार हो रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा। पर ये तो बनती रहेंगे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन क्यों है? इन्होंने क्या लिखा है कि अपर्याप्त के साथ वाला सूक्ष्म साधारण नहीं बनेगा, पर पर्याप्त के साथ वाला सूक्ष्म साधारण बन सकता है। बराबर। तो ये प्रकृति है, तो मतलब जो अपर्याप्त के साथ वाला सूक्ष्म साधारण है वो रुक जाएगा, पर्याप्त के साथ वाला सूक्ष्म साधारण तो बनता रह सकता है, बनता रह उनका वो विच्छेद नहीं होगी, इनकी ही विच्छेद होगी, वो भी अलग अलग समय हो सकती है।
एक आगे बढ़े आगे और बढ़े। ये बाद में भी बनती रहेंगी यानी रुकने के बाद फिर बनती रहेंगी अलग से नहीं नहीं नहीं, ये बाद में भी बनती रहेगी, मतलब जब तक 100% वो रुक नहीं जाती है हाँ तब तक वो बनती रहेगी। अच्छा, तो एक साथ नहीं बनेगी, हाँ। अलग अलग समय में बनेगी, और ये अलग अलग जब बनेगी तो किसी और के ओहदे के साथ बनती रहेगी जब तक पूरे नहीं stop हाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने पर्याप्त और अपर्याप्त की बात ली, तो चलो अपर्याप्त की अपेक्षा से तो वो रुक गई है सूक्ष्म साधारण, पर पर्याप्त के साथ जुड़ गई। और ऐसे ऐसे अन्य प्रकृतियों के साथ भी जुड़ जाएगी। बराबर। सो इसके लिए इस अपेक्षा से कॉम्बिनेशन की वजह से वो अलग अलग प्रकृति के साथ बनती रहेगी जब तक फुल स्टॉप नहीं होती, बट तीनों एक साथ नहीं बनी। एक बात और समझ लो, यहाँ हम 46 प्रकृति का बंधापसरण होता है कहते हैं, तब यह समझना कि ये अपनुरुक्त प्रकृति है। अपनुरुक्त का अर्थ यह कि संयोग रूप से किसी प्रकृति का नाम अनेक बार आता है, फिर भी उसे एक बार ही गिनना। जैसे अपर्याप्त नाम कर्म का नाम एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय के साथ अनेक बार आया है, परंतु उसे एक बार ही गिनना। इससे विपरीत पर्याप्त नाम कर्म संयोग रूप से एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय के साथ अनेक बार आया है, फिर भी संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त का बंध चालू ही रहता है, उसका बंध नहीं रुकता। इसलिए बंधापसरण होने वाली 46 प्रकृति में पर्याप्त नाम कर्मों को ही गिनते हैं। बादर नाम कर्म में भी ऐसा ही समझना, बार बार भले ही नाम आ रहे हैं, आप उसे एक बार ही गिनना। अब कैसे उसको देखते हैं। अब हम उन 34 स्थानों को क्रमशः देखेंगे तो यह बात तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगी। इसमें स्थानों के क्रमांक और उस स्थान में बंधापसरण होने वाली प्रकृतियों के नाम लिखते हैं। नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु, देहायु, यहाँ चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है। प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर शोपशम सम्यक्तो होता है, तब मनुष्यायु और देवायु का बंध पुनश्च प्रारंभ होता है। अन्य भी कई प्रकृतियों का बंध प्रारंभ होता है। 33वें और 34वें स्थान में कही गई कुल 11 प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ होता है। अब आगे के स्थान देखते हैं। नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, इसके पश्चात अपर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्यय, बादर अपर्याप्त साधारण, बादर अपर्याप्त प्रत्यय, द्वेंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरेंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। इसके पश्चात पर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, बादर पर्याप्त साधारण, बादर पर्याप्त प्रत्येक, एकेंद्रीय स्थावर आत। एकेंद्रीय संबंधी बंध का यह अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्रीय बादर अपर्याप्त प्रत्येक के साथ ही बनती है, अन्य के साथ नहीं। इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंधापसरण का स्थान है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं पहले जैसे 34 स्थान जो हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। वो क्या है वो डिफरेंस तो फिर ये 34 स्थान का मतलब ये हुआ, जब आप इसमें चल रहे हैं प्रायोगलब्धि में, तो प्रायोगलब्धि में 700-800 सागर का स्थिति बंधापसरण हुआ,
मतलब स्थिति बंध अपसरण का टाइम 700-800 सागर पूरा हुआ, उसके बाद होता है एक प्रकृति बंध अपसरण, हाँ, बराबर। और ऐसे प्रकृति बंध अपसरण होते 34। जब एक प्रकृति बंध अपसरण होता है तब कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। अब वो कुछ कितनी है तो उनका 46 है। अब वो 46 की काउंटिंग हो रही है, ठीक है। अब 46 की काउंटिंग में कोई किसी का नाम बार बार आ रहा है तो वो 46 के बाहर भी जा सकते हैं। जब इस बार वजह से वो पर्याप्त और अपर्याप्त तो कोई हम लोग काउंट करें तो ये तो हम कह सकते हैं 70-80 तक जाएगा। तो कह रहे उसका नाम बार बार आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने संगी एकेंद्री कहा तो ऑब्वियसली वो पर्याप्त ही होगा। तो समझने के लिए हम लोग बार बार वो नाम यूज करेंगे, बट उसमें से मुख्य एक प्रकृति रहेगी, बाकी उसके साथ चलने वाली। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा कि एक विद्यार्थी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसको साइंस मैथ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब वो 6 में गया तो साइंस मैथ तो है ही, लैंग्वेज भी है ही, प्लस उसको हिस्ट्री भी लगा दो, ठीक है। अब वो 7th में गया तो ज्योग्राफी ऐड कर दो, तो बाकी पहले वालों को क्या है? तो कहते वो तो ही वो तो चलेगा ही। फिर वो 8 में गया तो कहते हैं कि इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। नहीं वो तो ठीक है, पर पहले वाले का वो तो चल ही रहा है। तो ऐसा वो पर्याप्त अपर्याप्त नाम बार बार आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो नाम रिपीट होते जा रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत में देखो एक जगह लिखा है, फिर से पेज नंबर 99 का अंतिम वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो ये लिंक यहाँ आएगा। एक बात और समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम 40 प्रकृति का बंधापसरण होता है कहते हैं, मतलब स्थिति बंधापसरण के 700-800 वर्ष के बाद एक प्रकृति बंधापसरण, और उस प्रकृति बंधापसरण के टाइम होने वाला स्थिति बंधापसरण। तब यह समझना कि ये लिखा 40 प्रकृति का बंधापसरण होता है। 40 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, मतलब प्रकृति बंधापसरण के कारण से 40 प्रकृतियों का आना रुक जाता है, उसका नाम है 40 प्रकृतियों का बंधापसरण। क्लियर हो रहा है? नाम क्या हो रहा है? 40 प्रकृति का बंधापसरण, पर उसकी हिस्ट्री क्या है कि 40 टाइप की प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। और वो जो 40 टाइप की प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो जो 40 प्रकृति है वो प्रकृति बंधापसरण से आई हुई है। बात पकड़ में आ रही है? और थोड़ा सिंपल ऐसा है, किसी स्टूडेंट को हमने कहा भैया आप एक काम ये करो, आपको 10th क्लास में एडमिशन लेना है? हाँ लेना है। तो आपको कुछ एग्जाम देनी रहेगी, ठीक है। आप एक काम करो, हम आपको 10th क्लास में एडमिशन के लिए 34 टाइम हम आपके एग्ज़ाम लेंगे, और 34 टाइम एग्ज़ाम में, मतलब उतने अटेम्प्ट में आपको 46 पेपर क्लियर करने हैं। सिंपल सी बात है, 34 बार उसको एग्ज़ाम देना है, 46 सब्जेक्ट उसको पास करने हैं, वो वाली बात हुई। तो वो 34 बार एग्ज़ाम दे रहा है और वो 46 सब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है। हो क्या रहा है इसमें, कुछ सब्जेक्ट जो है उसको हर एग्ज़ाम में कॉमन आ रहे हैं। एक तो मेन आ रहा है,
बट वो जो कुछ है जो हर टाइम आते ही रहेंगे, रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, बट कुछ सब्जेक्ट है वो कॉमन है। आप बैंकिंग का दे रहे हैं तो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज वो कंपलसरी है। बट बैंकिंग का दे रहे हैं तो चलो ठीक है, आपके लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा। आप फाइनेंस का दे रहे हैं तो उसका एक सब्जेक्ट, उसका एक अलग रहेगा, बाकी कॉमन चल ही रहा है। आप यदि कोई गवर्नमेंट का दे रहे हैं तो कहते लैंग्वेज तो है और मेंटल एबिलिटी भी तो है। आप किस डिपार्टमेंट का दे रहे हैं, एग्री का दे रहे हैं ना, तो एग्री का एक पेपर ऐड होगा और बाकी चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ हो रहा है। अब 34 टाइम दे रहे हैं, 34 बार दे रहे हैं, तो आपको देना है हर टाइम एक सब्जेक्ट ऐड होता जाएगा, बाकी सब उसके साथ चलते रहेंगे। उसका नाम यहाँ है लिखा ना, 46 प्रकृति का बंध अपसरण होता है। कहते हैं तब यह समझना कि अपुनरुक्त प्रकृति है। अपुनरुक्त का अर्थ यह कि संयोग रूप से किसी प्रकृति का नाम अनेक बार आता है। तो अब संयोग रूप से होता क्या है, जब आप यदि नेशनल लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की दे रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका बार बार आता रहेगा। और आप रीजनल कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भाई आपका लोकल लैंग्वेज आता ही रहेगा। तो उसका नाम है एक सब्जेक्ट का नाम बार बार आना, तो एक प्रकृति का नाम बार बार आता है। फिर भी उसे एक बार ही गिनना, क्योंकि वो बेसिक है। कॉमन फैक्टर। हाँ, तो काउंटिंग एक बार और उसको पास बार बार करना रहेगा। जैसे अपर्याप्त नाम कर्म का नाम एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय के साथ अनेक बार आया है। अपर्याप्त तो सब हो सकते हैं, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के, परंतु उसे एक बार ही गिनना, उसकी काउंटिंग एक बार ही करना। इससे विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, पर्याप्त नाम कर्म संयोग रूप से एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय के साथ अनेक बार आया है, फिर भी संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त का बंध चालू ही रहता है, उसका बंध नहीं रुकता। इसलिए बंधापसरण होने वाली 46 प्रकृतियों में पर्याप्त नाम कर्मों को नहीं गिनते। अब ये क्या हो गया नया? हाँ, 34 में 46 था, हमने डिस्ट्रीब्यूट 46 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, और भी आ सकते हैं, ऐसे बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो जो पर्याप्त है ना उसको छोड़ देना, आप उसको 46 में गिनना ही नहीं। कुछ का नाम बार बार आ रहा है तो अपर्याप्त को तो आपको काउंट करना है, अपर्याप्त को, पर पर्याप्त को 46 में काउंट ही नहीं करना है ना। पर्याप्त वालों को 46 में काउंट नहीं करना, मतलब जो 40 आपके काउंटिंग वाली प्रकृति रहेंगे उसको पर्याप्त को नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पर्याप्त तो एनी टाइम होता ही रहेगा। बिना पर्याप्ति के हम मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अंतिम पर्याय मनुष्य पर्याय रहेगी ना, मोक्ष वाली, वो तो पर्याप्त ही रहेगी। और यदि वही रुक गई तो फिर जीव का क्या होगा? बात क्या चल रही है? बात यह चल रही है कि हमारे स्टॉक में जो कर्म आ रहे थे उनमें कुछ कर्म परमानेंटली नहीं आएंगे, तो मतलब स्टॉक खाली होगा। सो उसकी बात चल रही है। तो उसमें कुछ प्रकृतियां हैं वो परमानेंटली नहीं आएगी, जैसी अपर्याप्त, परंतु पर्याप्त वाली प्रकृति आती ही रहेगी, क्योंकि अंतिम पर्याप्ति रहेगी मनुष्य पर्याय की, और मनुष्य पर्याप्तक ही होते हैं। मोटा मोटा कहते हैं ना, कुछ मनुष्य अपर्याप्त होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। हम मोक्ष की अपेक्षा से बात करें, मुनि अवस्था की अपेक्षा से बात करें, तो मुनि पर्याय धारण करने के लिए तो वो पर्याप्त ही होना है। सो इसलिए कह रहे उस पर्याप्त को हम इस 46 में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको काउंट कर लिया। मोटा मोटा एक हम
संभावनात्मक बात कर रहे हैं। पर्याप्त को यदि हमने 46 में काउंट कर लिया, और इसका मतलब वो पर्याप्त नहीं बनेगा, तो फिर होगा क्या जीव का? संसार परिभ्रमण कैसे होगा? क्योंकि आगे तो उसको वहां तक आना है। हम ऐसा कह सकते हैं शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया तो 46 प्रकृतियों का आना रुक गया, बट वो 46 में यदि पर्याप्त को काउंट करे तो अगली पर्याय क्या होगी फिर? तो आगे तो महावीर तक आना है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। पर पर्याप्त तो रहना ही है, इसलिए तो उनको कहा नाम आ रहा है सबके साथ जुड़ा हुआ। तो क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अपर्याप्त तो सूक्ष्म साधारण के साथ नहीं बनेगा, पर बादर के साथ अपर्याप्त बनेगा, पर क्योंकि सूक्ष्म साधारण के साथ अपर्याप्त नहीं बनने वाला है, इसको उसको 46 पे मिला। और जो पर्याप्त वाला है वो कभी रुका ही नहीं आपका, वो साधारण से लेके हमेशा आपको पूरा बन रहा है, इसलिए उसको बोल भी नहीं रहा, उसको काउंट भी नहीं करना, ऐसा इंटरप्रिटेशन ऐसा कर बराबर। मतलब पर्याप्त के साथ जो बाकी दो चल रही थी सूक्ष्म और साधारण, वो तो छूट गई, वो पर्याप्त चलती रही, क्योंकि पर्याप्त आगे तक चली। ऐसा इसलिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, पर्याप्त जो है वो एक जगह नहीं रुक रही, तो उसको उनको गिन लिया गया। गिन लिया। पर्याप्त नहीं। बराबर। अब हो क्या रहा है, यदि ऐसा है तो फिर ये पर्याप्त की चर्चा ही क्यों करना चाह रहे हैं? बराबर। ये तो कंफ्यूज का कारण होगा, कंफ्यूजन हो गया ना, आप नाम ही नहीं लेते। जरूरत ही क्या है, जब है ही बंद ही रहा है, जब चल ही रहा है तो क्यों लेना? अंत तक चल नहीं है। होता क्या है, एक उदाहरण बोलता हूँ। जो सूक्ष्म पर्याप्तक एक केंद्रीय पर्याय रहेगी, मोटा उदाहरण बोलता हूँ, एक केंद्रीय, क्योंकि उसमें आगे आया सूक्ष्म पर्याप्तक एक केंद्रीय वाली जो पर्याय रहेगी, उसमें आगे चल करके वो जो लिखा ना, देखिए 101 पेज पर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एक केंद्रीय, स्थावर, आतप, तो ये जितनी पर्याय है ना, आगे देखिए एक केंद्रीय संबंधी बंध का यह अंतिम स्थान होने से इसके साथ एक केंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो देखो पर्याप्त के साथ साथ कौन कौन जुड़ा था? बादर, प्रत्येक, एक केंद्रीय, स्थावर और आतप। तो ये अब दोबारा नहीं बंधेंगे ना, पर्याप्त की भी बट ये जब बंधेंगे तो उनमें पर्याप्त रहेगा ही। एक केंद्रीय बनना बंद होगा, इसकी वजह से उसके साथ वाली जितनी थी वो भी अपने आप रुक जाएगी। रुक जाएगी। पर वो बंद रही है धारा प्रमाण से, इसीलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें से एक जो है ना पर्याप्त वाला, मुख्यतः एकेंद्रीय की है कि वो एकेंद्रीय नहीं बन रही, इसलिए वो लिमिटेड वाली पर्याप्त नहीं बन रही, इसलिए पर्याप्त को नहीं काउंट कर रहे, वो एकेंद्रीय को एक काउंट कर केंद्रीय रहे को हैं। काउंट करें। जी जी, हम ऐसा कहेंगे ये पर्याप्त जो है वो रहेगा तो सबके साथ में, बराबर, क्लियर रहेगा तो सबके साथ में, बट उसके आजू बाजू वाले जो है सहयोग वाली वो रुकेगी, वो रुक जाएगी तो वो पर्याप्त वाली उस नाम की पर्याप्त भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ऑटोमेटिकली, वो उस अपेक्षा से होने वाला कि पर्याप्त को काउंट नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और अपर्याप्त को काउंट करेंगे। हाँ जी, उदाहरण में विचार करें तो हम ऐसा एक मोटा मोटा उदाहरण करते हैं कि वे आप स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ रहे, ये सारी इंडिया की स्थिति है, तो आपके वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आपके साथ रहेगी, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो ऐड होंगे फिर माइनस होंगे, तो वो ऐड हो रहे हैं और आगे चल करके अगले क्लास में वो छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, आ रहे हैं तो अब आपकी 2nd स्टैंडर्ड की मार्कशीट रहेगी मोटा मोटा, तो उसमें क्या लिखा रहेगा भाई, मराठी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, साइंस है, मैथ है, ठीक है। आप 5th स्टैंडर्ड में गए तो उसमें से आपकी हिंदी लैंग्वेज छूट गई, तो मार्कशीट में क्या रहेगा? मराठी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है। आप 7th में गए तो 7th में क्या हुआ? आपकी और एक इंग्लिश लैंग्वेज छूट गई, तो आपको मराठी है और साइंस मैथ है। तो फिर ये मराठी बार बार क्यों काउंट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो रहेंगी 10th स्टैंडर्ड तक, वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो जो अंतिम समय तक रहेंगी उसको काउंट ही नहीं करना, इसलिए पर्याप्त को उन्होंने
छोड़ दो। फिर अच्छा काउंट नहीं करना था तो आपने लिखा क्यों उसमें? क्योंकि वो रहेंगे ना, वो साथ में रहेंगे, इसलिए लिखना जरूरी है, बट वो जाएंगे नहीं, इसलिए उसको काउंट भी नहीं करेंगे। ये और थोड़ा सिंपल करता हूँ। यदि आपने पूछा एकेंद्रीय जीव जो है, एकेंद्रीय जीव, उस एकेंद्रीय जीव को कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, कितनी है, उदाहरण बोलता हूँ मोटा मोटा। हमने कहा 20, कौन कौन सी? तो उन्होंने कहा बादर है, पर्याप्त है, प्रत्येक है, एकेंद्रीय है, स्थावर है, आतप है, आदि 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 20 है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि जब वो 2 इंद्रिय में गया तो 2 इंद्रिय में हम कहेंगे 30 है, कौन कौन सी है? तो हमने कहा ये है, पर्याप्त है, आदि है। तो हमने पूछा वो बादर, प्रत्येक, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप वो है कि नहीं? कहेंगे नहीं है। अच्छा वो नहीं है, अपर्याप्त है। जब आप पॉजिटिवली काउंटिंग में जाओगे तो काउंटिंग में तो आपको उसको काउंट करना है, बट आप माइनस करते टाइम यदि काउंट करोगे तो आपको उसको काउंट नहीं करना है, इसलिए पर्याप्त को जोड़ा है। ये सब चर्चा बार बार कहाँ से आ रही है? ये जो लिखा है ना, कुछ प्रकृतियों को बार बार काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है। वो ग्रुप में चलेगी, ग्रुप में चलेगी तो आपको ग्रुप में उसका नाम लेना ही पड़ेगा। अगर हम लोग पर्याप्त बोल रहे हैं तो सिर्फ उसको नाम कर्म के साथ ही रहेगा, असाधा कर्म से नाम कर्म के साथ ही रहेगा इसको। एक वर्ड में बोला पर्याप्त नाम कर्म को भी नहीं मिलते, बादर नाम कर्म को भी नहीं समझते, तो एक ही कर्म आएगा। नहीं मैं समझा नहीं। पेज नंबर 100 के ऊपर पहले पैराग्राफ का लास्ट लाइन, शहरी प्रकृतियों में पर्याप्त नाम कर्म को ही नहीं मिलते और बादर नाम कर्म भी नहीं समझते, तो ऐसे हुआ कि सिर्फ नाम कर्म का ही नहीं रहेगा वरना। जी, मोटा मोटा कर्म प्रकृति का ये जो काउंटिंग है वो नाम कर्म के साथ ही चल रहा है, और बाकी जो कर्म प्रकृति है उसका भी काउंटिंग रहेगा। उसको आगे किस मिलेंगे, मतलब आगे 1-2 पेज के बाद वो वर्णन आएगा उसमें लेंगे, बट जो 46 है उसमें मोटी मोटी नाम कर्म वाली प्रकृति को लेंगे। इसलिए पहले पर्याप्त अपर्याप्त को लिया, बादर को लिया, नाम कर्म वाली। ठीक, मोटा मोटा क्लियर होगा अभी इतना पैराग्राफ। अभी फिर से आगे 100 वाले पेज को दूसरे वाले पैराग्राफ से फिर से पढ़ते आगे। अब हम उन 34 स्थानों को क्रमशः देखेंगे। 34 स्थानों को क्रम से देख रहे हैं। ये फिर आपके सवाल का जवाब है कि नीच गोत्र चला गया, फिर ये गोत्र में आ गया 24 आप देखोगे तो गोत्र चला गया। हाँ। बाकी कर्म भी आएंगे, पहले नाम कर्म की प्रकृति जा रही है, फिर अलग अलग जा रहे हैं, और नाम कर्म क्या पकड़ में आ रहा है, मोटा मोटा है, तो उसको पहले काउंट करेंगे। क्रमशः देखते हैं तो ये बात तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगी। इसमें स्थानों के क्रमांक और उस स्थान में बंधापसरण होने वाले प्रकृति के नाम लिखते हैं। मतलब स्थान, सपोज 1 नंबर, बंधापसरण होने वाली प्रकृति, उसका नाम। तो देखो ये काउंटिंग में जो है ना 1 2 3 4 5 ये स्थान हुए, और उसके साथ उसका जो नाम जुड़ा है मतलब उसका बंधापसरण नहीं होता है। ये आयु बनना ही बंद हो जाती है। बराबर। आप प्रयोग लगने में गए तो आयु सबसे पहले आयु लिखी, कोई आयु बदलेगी नहीं उस समय जब हाँ। तक आप प्रयोग लगते हैं। बराबर। आयु बंधना रुक जाएगा। तो आपका स्थान है पहला 1 नंबर का स्थान, उसमें नर का आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये चारों आयु, तो 4 स्थान को इसमें काउंट कर लिया। ये चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है, क्रमशः रुकता है, इसके लिए 4 लिया। एक करके हाँ, क्रम से क्रम से अलग-अलग स्थानों पे होगा, इसलिए 34 में से 4 ऐसे नहीं लेंगे। एक साथ नहीं होते। हाँ, 4 तो आयु नहीं लेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर शोपशम सम्यक्त होता है, मतलब प्रथमोपशम से शोपशम में चलते हैं। ये सारी चर्चा हो रही सम्यक्तों के समय पहले वाली। अब ये सम्यक्तों से जस्ट पहले वाली बातों में उन्होंने कहा कि भाई प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। अब प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पूर्व
चारों प्रकार की आयु का बंधना रुक गया था। और थोड़ा सिंपल करें ना, सम्यक्त्व के काल में आयु बंद नहीं होता है। सम्यक्त्व का काल जब चल रहा है उसमें आयु बंद नहीं होता है, इसलिए चारों को उन्होंने स्टॉप कर दिया। प्रथम, अच्छा ये सब बात हो रही है प्रथमोपशम सम्यक्त्व की। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय में ये नहीं होता है, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर शोपशम सम्यक्त्व होता है। मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, शोपशम सम्यक्त्व में जाएगा। बट यहाँ चर्चा को उन्हें आगे जाना है, इसके लिए उन्होंने शोपशम सम्यक्त्व की ओर बढ़ाया। तो शोपशम सम्यक्त्व होता है तब मनुष्य आयु और देव आयु का बंध पुनश्च प्रारंभ होता है। तो उस समय नहीं था, अभी फिर से शुरू हो गया। अन्य भी कुछ प्रकृतियों का बंध प्रारंभ होता है, जो रुक गई थी वो बनना वो शुरू चालू हो जाएगी। 33वें और 34वें स्थान में कही गई कुल 11 प्रकृतियों का बंध पुनः प्रारंभ होता है। 33-34 में जाके आगे वाले पेज पर देखिए, 33-34 में बराबर है ना। 33 में देखिए मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, अंगोपांग, वज्र वृषभ नारद सहनन। और 34 में अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयश कीर्ति, अरति और शोभ। ये कब रुक गई थी? हाँ, पहले समय में जब आपका प्रथमोपशम सम्यक्त्व चालू था उस समय ये सब रुक गई थी, पर अभी चालू हो गई, क्योंकि अब हम शोपशम सम्यक्त्व में आए। शोपशम सम्यक्त्व में आने पर ये सब के सब दोबारा चालू हो जाते। ठीक है, अब आगे के स्थान देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ। कब क्या रुकेगा, तो वो उतने समय के लिए वो रुक रहे। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी 5वें स्थान पर। फिर कहते हैं इसके पश्चात अपर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। इसके पश्चात नरकायु के साथ नरक गति क्यों नहीं बंद हुई? क्योंकि नरकायु बंद हो गया तो नरक गति भी बंद होना चाहिए। तो फिर उसमें पहले गति बंद रोक दिया, उसमें हमने देवायु भी बंद कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि नरक गति बंद कर दी 5वें स्थान पर, जो स्टेप बाय स्टेप है। तो थोड़ा नहीं समझा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, जब नरक आयु बनना रुक गई तो नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी साथ में बनना रुक जाना चाहिए, क्योंकि नरक आयु बनना रुक गई। तो दोनों अलग अलग कर्मों का कार्य है। और नहीं, वो तो बात बराबर है। और उसमें क्रियांशु मनुष्य देवायु बंद हुआ और उसके बाद जाके फिर नरक गति बंद हुई। बराबर, वो ऐसे थोड़ा ट्विस्ट लगता है, क्योंकि नॉर्मली कैसे होगा, नरकायु बंद हुआ तो उसके बाद नरक गति बंद हो जाएगी सीक्वेंस में, लॉजिकली देखा जाए तो। अब आयु और गति को साथ में लेना चाह रहे हैं। वो बहुत वैसा आयु और गति को साथ में लेना चाह रहे हैं। जी देखिए, प्रश्न तो बड़ा टेक्निकली अच्छा है कि भाई जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व चल रहा है और प्रथमोपशम सम्यक्त्व में आपने आयु को रोक दिया है तो गति भी रुकनी चाहिए, क्योंकि आयु ही नहीं तो गति किसकी, इसलिए वो भी रुकनी चाहिए। परंतु उन्होंने यहाँ आगे के समय में जाकर के 5वें समय में जाकर के 5वें स्थान पर जाकर के गति की बात की। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली उसमें ऐसा है, सम्यक्त्व का समय जब चलता है तब गति भी नहीं बनती और आयु भी नहीं बनती सम्यक्त्व के समय में, क्योंकि ध्यान अवस्था है, उसके आगे पीछे बनती है। तो इसलिए इसमें मुख्यता किसकी है? आयु की, क्योंकि आयु में गति एक प्रकार से इंक्लूड है। आयु पे डिपेंडेंट है गति, इसलिए उन्होंने इंक्लूड समझ करके उसको नहीं लिया, बट आगे चल करके फिर वो अलग से कथन किया। तो फिर ऐसा देखा जाए तो पहले गति आके फिर आयु नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि गति बंद हो जाएगी तो फिर आयु का संबंध नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आयु तो अलग है। हाँ। तो यानी वो नरक आप जाओगे, गति नहीं है। गति तो उस तरह के नाम कर्म का उदय फिर आपको आने लगेगा। जब तक आपको नरक आयु नहीं बदलेगी तो उस तरह के आपको नाम कर्म नहीं बदलेगा। ये नाम कर्म का काम है, वो आयु कर्म का काम है, दोनों अलग अलग कर्म है।
आयु मतलब ड्यूरेशन पर नहीं आयु नहीं, तो- आयु ड्यूरेशन नहीं, आयु ड्यूरेशन नहीं, आयु इज ड्यूरेशन ही है, स्पॉट। अब अभी गति मैंने is the देव spot. देव आयु गति पाई, is the spot, अब देव right? आयु बनने के लिए मुझे जब देव गति में जाना है तो मुझे देव गति भी बनेगी, और गत्यानुपूर्वी यानी देव गति में जाने के लिए जो उसके पूर्व का रहता है वो गत्यानुपूर्वी रहता है। तो वो सेकंड होगा ना, पहले तो आयु बनना जरूरी है ना मुझे। आयु बंधेगी तो ही वो आयु रुचि मतलब आएगी। ड्यूरेशन आयु is और basically the आयु नहीं definition of रहेगी तो भी तो गति देव गति बन गति सकती है। बेसिकली पहले लोकेशन आप ब्लॉक करोगे, उसके बाद आप उसका टाइम Duration नहीं, कितना मनुष्य time होते हुए भी आपको तिरंज आयु, तिरंज गति और तिरंज वो गत्यानुपूर्वी तो नहीं, पर तिरंज गति चारों गति बन सकती है आपके परिणाम के हिसाब से। गति बंद एनी टाइम होता है। एनी टाइम चारों में से कोई बन सकती है। हाँ बराबर, आयु बंधे सिर्फ एक ही बार बनता है। हाँ बराबर, इसके लिए पहले लिया उसको। गति का हाँ। आयु का दोनों का अलग नहीं, आयु का कर्म का बंधन सिर्फ एक ही बार होता है, और गति बंधन कभी भी हो सकता है। चलता ही रहता है। हाँ, चलता है। वो कभी तो इसके लिए वो एक पहले लिया। आयु बंद एक ही बार होता है। हाँ, बराबर। इसके लिए वो पहले लिया। इसलिए उसको लेते हैं, हाँ। बाकी सबको छोड़ दिया उसको। हाँ, बराबर, समझा। तो इसके लिए वो चारों एक साथ आयु बंध का भी ले लिया। ले लिया। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। इसके पश्चात अपर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। संयोग रूप स्थान मतलब ये सहयोग में सब चलने वाली है। कौन कौन? सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, बादर अपर्याप्त साधारण, बादर अपर्याप्त प्रत्येक, द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिइंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। मतलब आगे वाले एक एक स्थान पर इस प्रकार के प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। इसके पश्चात अब देखिए, अपर्याप्त के साथ इतनी सब प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। इसके पश्चात पर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, बादर पर्याप्त साधारण, बादर पर्याप्त प्रत्येक, एकेंद्रिय स्थावर आकर। एकेंद्रिय संबंधी बंध का यह अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्रिय स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। उसी प्रकार आत्म प्रकृति केवल एकेंद्रीय बादर पर्याप्त प्रत्येक के साथ ही बनती है, अन्य के साथ नहीं। इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंधापसरण का स्थान है। मतलब ये अंतिम पड़ाव है, तो अंतिम को दोनों को इसमें आतप और बादर को ले लिया है। वो आप जो बोले थे वो भी हो गया ना कि आतप प्रकृति का रुकना आतप प्रकृति की वजह से नहीं रुक रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एकेंद्रिय बादर या प्रत्येक को ही होती है। तो वो 4 प्रकृति रुके, इसलिए ऑटोमेटिकली आतप वो भी चली गई, ऑटोमेटिकली रुक गई। आगे लिखे जाने वाले पर्याप्त के स्थान वाले स्थान भी 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ही है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंध तो चालू ही रहता है, उसका बंधापसरण नहीं होता। अब आगे के स्थान देखते हैं। मतलब ये हुआ कि भाई पर्याप्त के थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा रुकते हैं। ये जो 5 से लेकर के आपके 14 तक आए, सब में अपर्याप्त था, इसका मतलब आगे अपर्याप्त नहीं होगा। सारे तरह के पर्याप्त बंद होगा। अभी जो होगा पर्याप्त होगा। अच्छा, जब पर्याप्त होना ही है तो 15 से 18 यहाँ तक पर्याप्त है, फिर 19 से लेकर के आगे सब पर्याप्त है। अब ये पर्याप्त है। पर्याप्त होने पर भी ये भेद क्यों कर दिया अलग अलग? तो उसका उत्तर उन्होंने इसमें दिया कि अब तक ये 18वां जो स्थान है ना, वो एकेंद्रीय का अंतिम स्थान है। इसके बाद एकेंद्रीय पर्याय नहीं मिलेगी। तो एकेंद्रीय के साथ साथ क्या क्या हो सकता है? सूक्ष्म साधारण, सूक्ष्म प्रत्येक, बादर साधारण, बादर प्रत्येक, पर्याप्त, एकेंद्रीय स्थावर, आतप। तो इतना सब कुछ यहाँ तक हो सकता है। तो 18 के बाद ये नहीं होगा। पर्याप्त रहेगा, पर ये सूक्ष्म साधारण, बादर, एकेंद्रीय स्थावर, आतप, ये कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये हुआ, यदि हमने 18वां स्थान प्राप्त कर लिया है
प्रकृति बंधापसरण का 18वां स्थान पार कर लिया है तो हम एक इंद्रिय नहीं होंगे। एक इंद्रिय नहीं होंगे इसका मतलब उसके साथ में जुड़ी हुई बाकी की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो भी रुक जाएगी। एक इंद्रिय नहीं होगी इसका मतलब दो इंद्रिय होंगे, मतलब एक इंद्रिय के पहले जो कुछ था वो सब हो गया। और हम थोड़ा सिंपलता में करें, हम लोग कहते ये 10 पास है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने नर्सरी केजी और फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कर ही लिया है, अब उसका ये सब हो गया। सो ऐसे ही अब हम एक इंद्रिय नहीं बनेंगे इसका मतलब बाकी सब कुछ नहीं बनेंगे। अब नहीं बनने वालों की चर्चा यहाँ पूरी हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये बीच बीच में रुक क्यों रहे? क्योंकि उसको अलग करना है। अब आगे चल करके 19 से लेकर के 24 तक जब आते हैं उसमें कहते हैं 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, चतुरेंद्रिय पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिरेंच गति, तिरेंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और निज गोत्र। तो ये जो इंद्रिय वाला था ना 2, 3, 4 और असंगी पंचेंद्रिय, यदि हम 22 तक आ गए हैं, कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब असंगी पंचेंद्रिय नहीं बनेंगे। इसके बाद जो बनेंगे वो मात्र संगी पंचेंद्रिय ही बनेंगे। फिर तिरेंच गति, तिरेंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, ये भी 3 प्रकृतियां हमारे साथ नहीं रहेगी और नीच गोत्र भी नहीं। ये इनका बनना रुक जाएगा, बनना। उदय आ सकता है। हाँ, उदय आएगा। कि वो अगर जैसे श्रेणी राज है बराबर। तो बनना कर्म कर देगा। हाँ। तो बना सत्ता में वो उदय रूप आ सकता है। वो उदय रूप आएगा। नया कर्म बंध इनका नहीं होगा। ना तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, वो भोगना पड़ेगा, नया नहीं आएगा। देखो तिरेंच गति संबंधी बंध यहाँ रुक जाता है, इसलिए उसके साथ बंधने वाली उद्योत प्रकृति का भी बंध रुक जाता है ना? तिरेंच का रुक गया और तिरेंच में ही उद्योत होता है, तिरेंच में ही उद्योत होता है, इसलिए वो भी रुक गए। यह प्रकृति तिरेंच गति के साथ एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय पर्याप्त के साथ ही बनती। कौन सी वाली? उद्योत वाली। वो एकेंद्रीय तिरेंच के साथ ही बनती है और तिरेंच एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय पर्याप्त के होते हैं। तो अब वो तिरेंच नहीं बनेंगे तो उद्योत भी उनके साथ नहीं हो। उद्योग means ये नाम कर्म की प्रकृति। अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, हुंडक संस्थान, अप्राप्ता संप्राटिका सहनन, असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन, यह 6वां संस्थान और 6वां सहनन है। इस तरह ये याद रखना आसान होगा। तो ये जो हुंडक संस्थान और ये जो सहनन की बात कर रहे हैं, तो ये 6वां संस्थान और 6वां सहनन यहाँ तक बंधना रुक जाएगा। 27 पर आता है नपुंसक वेद, 28 पर वामन संस्थान। ये आप बात पकड़ में आ रही? अभी ये पर्याप्त अपर्याप्त वाली बात ही नहीं कर रहे, अब नाम प्रकृति के कुछ अलग वाली प्रकृति उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि पर्याप्त तो लिखा ना, इसके बाद हाँ वो तो पर्याप्त होना ही है, क्योंकि अपर्याप्त वाली चर्चा पूरी कर ली, तो जो होगा वो पर्याप्त होगा। पर्याप्त होगा उसमें क्या क्या होगा। फिर कहते हैं वामन संस्थान किलित सहनन 5वां संस्थान और 5वां सहनन, कुब्जक संस्थान अर्धनारद सहनन 4था संस्थान और 4था सहनन, स्त्रीवेद स्वाति संस्थान नाराज सहनन 3रा संस्थान और 3रा सहनन, न्योग्रोध परिमंडल संस्थान वज्रनारद सहनन 2रा संस्थान और 2रा सहनन, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक औदारिक गोपांग वज्रवशभ नारद सहनन। यहाँ पहला सहनन तो लिया, परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता, 8वें गुणस्थान तक उसका बंध होता है। अब इसका कारण पूछने से पहले ही बता देती हूँ। सहनन नाम कर्म तो तिरेंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बनता है। क्योंकि तिरेंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर सहनन से युक्त होते हैं,
इनमें एकेंद्रियों को छोड़कर अन्य सब तिरंच समझना, परंतु संस्थान यानी आकार तो चारों गति के साथ बनता है। 8वें गुणस्थान तक देव गति का बंध होता है, तो उसके साथ समचतुस्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बनता रहता है। वे क्लियर है, संस्थान और सहनन, क्योंकि वो तो बनता ही रहेगा। अब अंतिम स्थान देखते हैं। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयशकीर्ति, अरति और शोक। बाद में 33वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर 4थे गुणस्थान में चालू रहता है, 4थे के अंत में रुकता है, तथा 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर 6वें गुणस्थान के अंत तक होता रहता है। इस तरह प्रायोग लब्धि में 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृति का बंध रुक जाता। क्लियर हो गया 46 का। ये फिर दोबारा शुरू होते हैं, बट उतने प्रायोग लब्धि की बात करें हम लोग, प्रायोग लब्धि की, तो प्रायोग लब्धि के समय में ये नहीं होंगे, और करण लब्धि में गए तो कंटिन्यू रहेगा। वो कहा ना उन्होंने कि जैसे 4थे गुणस्थान में है तो ये फिर सारे शुरू हो जाते हैं, और 6वें 7वें गुणस्थान में जाते हैं तो 6वें गुणस्थान में भी ये सब शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने लिखा 33 और 34 दोबारा शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब प्रायोग लब्धि की चर्चा, इतनी चर्चा 46 प्रकृति वाली हुई है। सो इतना विषय हम लोग लेते हैं, फिर और इससे जुड़ी और कुछ विशेष चर्चा है आगे किसमें करेंगे। थोड़ा सा इसमें और टेक्निकली विषय चलेगा, थोड़ा सा ये